first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे, हम साइड में दे सकें। ये इलिप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था, दैट मीन्स कि ये डिटेल्स हम कहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर। टाइप्स ऑफ लाइट्स, इस लाइट को कई बार देखा होगा, अभी हम लोगों ने बिल्कुल जस्ट देखा था, बिल्कुल ये देखो। मॉडर्न इंटीरियर में आपको यही मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट, नाम नहीं पता, फिर हम मेंशन क्या करेंगे वहाँ पर। इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है करनी चाहिए डिटेल्स के लिए। सर डिटेल्स के लिए वैसे तो हमारे जैसे कुछ जो हमारे पास इमेज हम कोई ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ या एक्सटीरियर की भी बात करूँ, किसी को रेफरेंस जैसे एक्सटीरियर की बात करूँ तो रेफरेंस से कोई इमेज ले ली, उससे कुछ एलिमेंट उठा के जो हमारे मैच करते हैं एलिवेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। फिर 3D का तो काम कहीं और से होता है, तो 3D को हम वहां से करा लेते हैं। बेसिकली मेरा 2D का ही काम। वर्किंग ड्राइंग में क्या कहते हो? इसका जैसे आर्किटेक्चर की बात हो गई तो वर्किंग ड्राइंग में जैसे प्रेजेंटेशन प्लान, वर्किंग, डोर विंडो शेड्यूल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, रूफ इलेक्ट्रिकल, वॉल इलेक्ट्रिकल। और इंटीरियर में सीलिंग डिजाइन्स और डोर विंडो की डिटेल, जैसे अगर कोई डोर की एलिवेशन हो, बेड बैग की डिटेल, एलसीडी वॉल। ठीक है, करेक्ट। तो लाइक डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी टाइप्स की होती है। हाँ जी सर। कंप्लीट एक वर्ड होता है, फिर यूज करते हैं साथ पे, अगर हम यूज करना हुआ लेवल्स के साथ, और उस डिटेल्स में अगर हमारे पास कुछ माइनर सी चीज़ें अगर ऐड हो गई उनकी, और उस डिटेल्स के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की आपकी मोल्डिंग्स वगैरह की डिटेल देनी है तो उसकी डिटेल्स सेपरेट। तो कुछ इस लेवल पे अभी डिटेल्स वगैरह पे काम कर रहे हो? नहीं सर, इस लेवल पे नहीं है काम मेरा अभी। जो आपने फ्रंट में दिखाया था ना, जिसमें एलिवेशन और वो सब बनी हुई थी लेवल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें फ्रंट एलिवेशन का था, बस उस टाइप का काम है जो वर्क आपने स्टार्टिंग में दिखाया। ठीक है। और अगर थोड़ा सा क्लाइंट ने कहा कि मुझे टिपिकल डिटेल्स चाहिए और बाउंड्री वॉल्स की क्रॉस सेक्शन के साथ मटेरियल्स कुछ इस, नहीं सर, नहीं इतनी डिटेलिंग में नहीं है सर। ठीक है। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि एक वे, क्योंकि हर एक जो भी आर्किटेक्ट्स होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है काम करने का, उनके प्रेजेंटेशन का, उनकी जो वर्किंग ड्राइंग होती है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल ड्राइंग्स पे काम करता है क्लाइंट के लिए, कुछ बहुत बेसिक करता है, तो अलग अलग तरीका होता है काम करने का। हाँ जी सर। बट उस पर वर्क करना डिटेल्स में ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टास्क होता है। हाँ जी सर। है ना? तो उसमें एक तो होता है मेरे पास एक सिंपल फ्लो प्लान, जिसमें आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीज़ों को मेंशन कर दिया है, कहाँ पर बेडरूम है, ऑलमोस्ट आपने दी। एक होता है डिटेल वर्क, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपकी बाउंड्री वॉल्स है, एलिवेशंस कहाँ पर है, आपके फर्नीचर लेआउट आपने कैसे मेंशन करा है, वर्किंग ड्राइंग में हर एक चीज़ की प्रॉपर डायमेंशंस मेंशन करना, कटआउट हमारा कहाँ पर आ रहा है, वाइट प्रोजेक्शंस आपने कितना यूज़ करा है, स्टेयर्स की टोटल
स्टेयर्स की डिफरेंट डिटेल्स के साथ साथ फ्रंट में मेरे पास कितना प्रोजेक्शन है, इनके लेवल्स मेंशन करना एंड मल्टी स्टोरीज बनाते चले और उसी डिटेल्स को कुछ इस वे में रिप्रेजेंट कर दिया, को कंबाइन कर कुछ इस तरह का। सर हमारे यहाँ पे इतना डिटेलिंग में नहीं देते हैं, जैसे प्लान है जिसमें सारी ये चीज हमारे यहाँ सेपरेट सेपरेट होता है कि जिसमें हम अपना वर्क देते हैं। जैसे सीलिंग का होगा तो प्रॉपर एक ही होगा। ओके, हम्म। फ्लोर प्लान्स पे अगर वो लोग काम करते हैं तो कुछ नॉर्मली ऐसा हाँ, इस नहीं टाइप से इसमें फर्नीचर वगैरह सेट होते हैं, फर्नीचर कहाँ ड्रेसिंग आएगा कहाँ क्या, वो सब चीजें देते हैं। और अगर आप प्रेजेंटेशन चला गया। अगर आपने फ्रंट एलिवेशन डिजाइन करा है, एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने सेक्शन दिया है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए, भाई सिंपल सी बात है, वर्किंग वाला बंदा होगा, देखिए आर्किटेक्चर का मतलब हो गया डिटेल। अगर आपको कोई ड्राइंग्स अगर आपने क्रिएट करी है, मैंने आपने पैरापेट वॉल पे अगर आपने ग्लास रेलिंग दी है, तो मैं कहूँगा मुझे ग्लास रेलिंग की डिटेल दीजिए। क्या देंगे आप? क्या बताएंगे? क्या आप कौन सी रेलिंग है, क्या ग्लास है? इम्पोर्टेंट। पता तो उसको आपको किस वे में मेंशन करना पड़ेगा, उस गिलास की डिटेल को आपको उस तरह देना पड़ेगा सेक्शन के साथ, जी सर। है ना? तो ओवरऑल पूरा एक प्रोसेस होता है पूरा वर्किंग का, ठीक है। दूसरा, अगर हम कोई लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, और तो प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या क्या वो पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रखने चाहिए। क्या क्या उन पॉइंट्स को लेकर चलते हो जो टेक्निकल पॉइंट्स है? सर हमारे पास सेटबैक एरिया हो गया, कितना हम सेटबैक सोच सकते हैं और कितना हम एफआईआर कवर कर सकते हैं, कितने फ्लोर तक हम जा सकते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और बिल्डिंग बाय लॉस को कितना फॉलो कर रहे हो उसमें? हाँ जी, बिल्डिंग वालों सेटबैक के अकॉर्डिंग हम कितना ले सकते हैं। अगर हम एलिवेशन में कोई पार्ट हम दे रहे हैं आर्किटेक्चर फीचर, तो उसको हम कितना आगे तक कर सकते हैं, कितना हम बालकनी का एरिया ले सकते हैं। अभी आपकी सिटी का एफआईआर कितना चल रहा है? सर प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग कहीं 2 भी मिलती है, कहीं पे 1.5 होती है। मोस्टली जो मतलब मेरे पास होता है उसमें मोस्टली 2 के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके। पर वो रहता है कि अथॉरिटी के लिए जो ड्राइंग्स आती है वो अलग जाती है, जो साइट पे एक्चुअल में बनती है वो अलग होती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सौमित्र, मेरी वॉइस आ रही है? आप अनम्यूट करिए प्लीज। सौमित्र, मेरी आवाज आ रही है? आप अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट करिए, तो म्यूट है। अच्छा, आरती, मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपको मैंने धोखे से मैसेज कर दिया 100 मिनट का। सर मेरा अनम्यूट ही है। हाँ, मैंने आपको मैसेज कर दिया। 100 मिनट प्लीज अनम्यूट करिए, मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। हाँ वेरी गुड, ठीक है। क्या हुआ? सॉरी तो सर, कहता लेट हो गया, थोड़ा लेट हो हाँ, गया मैं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा सा बताइए क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं स्टडी वगैरह में, क्या था क्या? सर मैंने ना सिविल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, और अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ आर्किटेक्ट का साथ साथ। तो डिटेल वर्क में सर सीखना चाहता था मैं। ओके, जी सर। ई फर्म लेके चल रहे हो? जी जी सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी क्या क्या डिटेल्स में दे रहे हो क्लाइंट्स को? सर ड्राइंग तो सारी दे रहा हूँ, लेकिन जो डिटेल में डिटेलिंग है ना, वो नहीं दे पा रहा मैं। मतलब जैसे आपकी ड्राइंग्स हैं, इसमें पूरी डिटेल से मेंशन है कि कितने बाई कितने का साइज है, ये सारी चीज़ें नहीं मैं कर पा रहा। बाकी तो मैं ड्राइंग दे ही रहा हूँ, जैसे वर्किंग ड्राइंग होगी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और डोर एंड विंडो, ये चीज़ें सारी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, डोर विंडो शेड्यूल, सेक्शंस, एलिवेशंस हाँ जी, वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक, सेक्शंस, एलिवेशंस। हाँ जी।
स्ट्रक्चर वाली ड्राइंग भी सर वो नहीं दे पा रहा मैं, वो सीखनी थी आपसे। स्ट्रक्चर वाला मैं आपको गाइड कर दूंगा, बट स्ट्रक्चर मैं एक्चुअली लेके नहीं चलता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि नहीं मतलब थंब रोल तो चलेंगे ना सर? क्यों नहीं है, क्योंकि वो मैं भी वर्क कराता हूँ, तो मेरा मेरा भी बंदा स्ट्रक्चर इंजीनियर है, मैं भी ऑलमोस्ट इसी से काम कराता हूँ। क्योंकि होता जी क्या है जी कि इस कोड की बेसिस पे और स्ट्रक्चर की एनालिसिस करके प्रॉपर वे में वो वर्क करता है। ठीक है ठीक है, हम्म, तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक्स की। ओवरऑल सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट सभी लोगों के क्लियर हैं। आप डिटेलिंग करना, डिटेल्स की बात करें, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों की हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। कोई भी ड्राइंग्स हम लोग बनाते हैं, कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं क्लाइंट्स के लिए, वो सबसे पहला हमारा आता है थंब रूल, जिसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग बाय लॉज। बिल्डिंग बाय लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप एक प्रोफेशनल, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन, जो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट पढ़ता है वो एक बीटेक वाला और एक डिप्लोमा वाला उसको नहीं स्टडी करता है। दोनों में ये डिफरेंस है, क्योंकि जो उसने 5 साल सीखा है, आप 2 साल 3 साल नहीं सीख सकते, पॉसिबल नहीं। सिविल इंजीनियर 4 साल सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है। डिप्लोमा जो सिविल इंजीनियर होता है वो भी आपका सिर्फ नॉर्मली बेसिक सेक्शन एलिवेशन पे काम करता है। तो जो लेवल है, जो प्रोसेस है, वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। बिल्डिंग बायलॉज के बेसिस पे वर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है। हर एक सिटी का अपना थंब रूल होता है, एफएआर, और उस एफएआर के बेसिस पे वर्क करना कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ डिज़ाइन करनी है। रूम के साइजेस एक प्रॉपर वे में लेके चलना, कहाँ पर क्या रूम साइज आपका होना चाहिए। डोर विंडो के साइजेस, आज के टाइम में अगर किसी से आपको ये क्वेश्चन करोगे कि आपका बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए, तो आपसे वो तुरंत रिप्लाई करेगा कि 10x10, 10x12, 10x10, 10x12 क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मुझे ज़रा एक बात बताओ, मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ इस चीज़ में कि 10x10 और 12x12 क्यों होना चाहिए? क्यों आरती? आखिर हाँ जी सर। 10x10 10x12 उसमें ऐसा है कि अगर हमारे 6 फीट का भी हमारे पास बेड होता है, 6x6 का, बिल्कुल ठीक है, तो ये मैं क्यों होना चाहिए? कहाँ लिखा है? किसने कहा है ये? सर उसके बाद हमें मूवमेंट के लिए भी जो जगह चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग 10 तो हमारे पास हम मिनिमम कंसिडर करके चलते हैं जी, बिल्कुल एग्री करता कि हूँ मैं। सर इसमें सर ये बाईलाज में लिखा हुआ है। बस वही तो मैं पूछना चाह रहा था। जी जी वही चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ये एक बिल्कुल सही है कि 10x10 का प्रॉपर, 6x6 का बेड, इतनी बाय इतनी की टेबल, इतना फ्रंट में हमारे पास टीवी यूनिट है, तो उसमें इतना पैसेज हमारे पास इतना चलने के लिए, मूव करने के लिए होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि है कहाँ से, आया कहाँ? मेन पॉइंट ये आता है। कुछ कहते हैं कि स्टैंडर्ड, मैंने वहाँ से सुना है, उन्होंने मुझको बोला है स्टैंडर्ड डोर का साइज़ 7 फीट होना चाहिए, 3.5, ढाई, उसका आप ये रख सकते हो। क्यों रख सकते हो? किसकी बेसिस पे? मैं काम करता हूँ फैक्ट पे। बेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये बेस कहाँ से आया? ये बेस हमारा आया है कहाँ से? बिल्डिंग बायलॉज़ से। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, उनके जो थंब रूल है उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए हैं अपने गाइडलाइंस में। सेटबैक और बिल्डिंग लाइन होना मस्ट है। एफएआर को फॉलो करेंगे, बिल्ट अप एरिया, साइज ऑफ रूम आप फॉलो करेंगे उसके बेसिस पे। एट बिल्डिंग बायलॉज स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइज टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। क्लियर बोला ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हैव स्पेसिफिक साइज रिक्वायरमेंट प्रोवाइडिंग कंफर्टेबल लिविंग एंड कंडीशंस। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपकी डिपेंड करती है, कहाँ पर आप डिज़ाइन कर रहे हो उसके बेसिस पे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट, ऐसा कुछ नहीं है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन सेफ्टी, डिपेंड करेगा कंडीशंस। ये बिल्डिंग बाय लॉस के ऊपर है। लाइट एंड वेंटिलेशन, आपकी जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, जो भी आप एरिया दे रहे हो, वो आपका स्पेसिफिक लाइटिंग और वेंटिलेशन के बेसिस पे होना चाहिए। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोविजन, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपकी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आप कवर करोगे ये उन्होंने गाइडलाइंस में मेंशन कर दिया। वरना ड्राइंग को पास करने में अगर आप कभी भी इसके बेसिस पे अगर आप काम कराओगे गवर्नमेंट पे या कुछ भी है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्टैंडर्ड साइजेस की दो कैटेगरीज हैं। पहली तो ये है कि एक तो फॉलो कर दिया गया है आपका वास्तु में, और वास्तु में बोल दिया है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट
वास्तु की बात अलग है, वो हम बिल्डिंग माइल कौन सा पार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बताइए। सर सर एक मिनट, वो स्क्रीन शेयर करने की कोशिश में है हम। स्क्रीन शेयर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। चलिए शेयर करिए। इसमें ऑक्यूपाई नहीं है। सर ये मेरा सेकंड फ्लोर का प्लान है। मुझे ना पहला डाउट तो ये था कि ये स्पेस है ना सर, यहाँ पे ये सॉरी फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से आते हैं। ग्राउंड फ्लोर में ना मुझे पहला डाउट ये है कि अगर मेरा प्लॉट का साइज अप्रोक्सीमेटली 200 स्क्वायर यार्ड्स है, ठीक है, उसमें हम बिल्ट अप एरिया आई मीन एज पर द रेशियो ऑफ FSI it should be 1:1.5 or 2, ठीक है। so in case I want to exceed beyond 2, what are the regulatory norms that we should follow? Normally they say, in case you go for an extra building, then you have to pay something like LRS or something to the government and then go for the procedure. What would that be like? नहीं देखिए, उस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हमें एक्स्ट्रा एरिया चाहिए होता है यूजेस के लिए, ठीक है, आपने FSI के अकॉर्डिंग आपने जो भी डिजाइन क्रिएट करा, ठीक है, हमने पूरा बिल्टअप एरिया यूज कर लिया, अब हम एक्स्ट्रा यूज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। अब अगर आप एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड उसमें करना चाहते हैं, अपने फ्लोर से एक और आप यूज करना चाहते हैं, तो आपको वो डिजाइन करना पड़ेगा, वो स्केच बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद फिर आपको वो ड्राइंग पास करानी पड़ेगी अलग से, उसके चार्जेस जाते हैं, LDA वगैरह से अप्रूव्ड होता है वो। Okay. And based on what do we go with the column size, sir? Like normally on the Google, I just saw something like this, which was saying that let me share it across on the WhatsApp. कॉलम की डिटेल्स मैंने फॉरवर्ड करी थी आप लोगों को, आप लोगों ने इसकी स्टडी करी थ्योरी की? वो PDF मैंने फॉरवर्ड करी थी, एक PDF मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड करी होगी, उसमें स्टैंडर्ड साइजेस सारे गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के थंब रूल्स हैं सारे उसमें, कि आप क्या फॉलो कर सकते हो, क्या आप यूज कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है। हाँ, तो आपके पास है या नहीं है वो? फर्स्ट क्लास फर्स्ट लेक्चर में मैंने नोट्स जो प्रोवाइड कराए थे आप लोगों को, आप देखिएगा, कोई बात नहीं, अगर नहीं होगी तो मैं दोबारा से फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई बात नहीं, मैं चेक करूंगी सर एक बार वो नोट्स। उसमें सारी चीजें गिवन है। वो कॉलम साइजेस के बारे में वो एक कंफ्यूजन था, वो मुझे और उसके बारे में कुछ जानना है। आई मीन आई शुड प्रोबब्ली गो थ्रू दैट मटेरियल एंड सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अब के लिए आई वाज जस्ट रेफरिंग टू अ सर्टेन थिंग्स यूजिंग द AI and it has given something मटेरियल लाइक जैसे क्या मटेरियल मुझे बताइए, कैसा मटेरियल? Sir, normally whenever we take up any project, the main challenge that I face is the first go itself is the client would expect us to give out a tentative cost. What would be the cost that you would charge for this and how much would it cost for getting this up? देखिए, right? बिल्कुल पहला पॉइंट आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, जो भी चार्जेस आप लेते हैं वो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस, इट्स ओवरऑल डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशन, तो वहाँ पर रेट क्या चल रहा है। एग्जांपल, आपसे बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स वहाँ पर बैठे हैं, उनके चार्जेस अलग है, राइट? अब आप अपने किसी क्लाइंट का कोई प्रोजेक्ट आया है, आपका 600 स्क्वायर फीट उसका टोटल एरिया है प्लॉट का, वो कह रहा है कि आप मुझे इसका पूरा फिनिश कंस्ट्रक्शन आप मुझे दो विद इंटीरियर, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको पहले रेट डिस्कस करना है, आपको सोचना है उस चीज़ को कि हमारा करंट रेट क्या चल रहा है मार्केट में।
1800 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है या 20 स्क्वायर फीट पर रेट चल रहा है, आप उसको कंपेयर करके पहले आप एक पूरा एस्टिमेट बनाएंगे। एस्टिमेट लाइक सेंस आर्किटेक्ट ले रहा है एग्जांपल 1800 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट ले रहा है रेट, ठीक है। फिर आपको ये देखना है अगर मैं कंपटीशन करना चाहती हूँ तो मैं अगर यहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट अगर मैं ले रही हूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, जो टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की आएगी उस कॉस्ट को फिनिश करने के बाद मुझे कुछ ओवरऑल प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। पहले आपको वो चीज डिसाइड करनी है रेट कंपेयर करके करने के बाद। हाँ, because you know that is one challenge which I'm facing most of the time, because see normally there'll be grades in the sense I'm 20 grades, I'm 25 grade, if I take a furniture layout, right, I can get the execution done in 10 lakhs for 3 wardrobes. Sometimes if the shutter finish is expensive one, बिल्कुल, the pricing will keep going up higher. So based on that, generally I can say like for these type of laminates, it's going to charge between 800 to 1200 per SFT, and अब मैं then बताता हूँ, for ठीक, this type of finish it will be like मैं explain करता हूँ, 1500 to 2000, like मैं that बताता we हूँ, keep going, right? ठीक ठीक, So like that, whenever it comes for the exterior one, firstly I don't know more about the exterior claddings. So where can I get information about the price of these claddings and what are the things that I should नहीं consider मिलेंगे, when I'm नहीं मिलेंगे doing the प्राइजेस। आप कहीं से नहीं ले सकते प्राइजेस के लिए, आपको विजिट करना पड़ेगा शॉप पे। सबसे पहला पॉइंट, आप शॉप पे विजिट करिए, HPL क्लैडिंग आप दे रहे हैं, स्टोन क्लैडिंग आप दे रहे हैं, तो HPL क्लैडिंग के चार्जेस क्या हैं मार्केट में, उसको पहले आप कंपेयर करिए। देखिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ओवरऑल आपके पास हर एक रेट लिस्ट होनी चाहिए मार्केट की कंपेयर करने के बाद। वो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो डाउट्स नहीं है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर आप क्लैडिंग के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है देन आप विजिट करिए, क्योंकि अगर आप विजिट नहीं करेंगे, अगर आप चीज़ों को कंपेयर नहीं करेंगे, शॉप वाले से डिस्कस नहीं करेंगे, मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, मे बी मैं आपके यहाँ से अगर मटेरियल परचेस करूँगी तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। डायरेक्टली बात करिए उनसे, अब आपका जो असिस्टेंट होगा आप उसको भेजिए, किसी को भेजिए, रेट डिस्कस कराइए। जब आपके पास कैटलॉग होगी, मैं फर्स्ट क्लास से कह रहा हूँ ना, कैटलॉग design, sir. Yeah. So I wanted to put a washroom at this area. See, this one is the one which was here, but then after making a discussion with you, I put it out on the outer side. So how can I show that this washroom is existing in this location? डॉटेड लाइन के साथ जो चीज़ हम विजिबल नहीं कर सकते, एग्जांपल अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के नीचे अगर मेरा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तो आप उसको कैसे विजिबल करेंगे, सेम डिज़ाइन को वहाँ पर क्रिएट करके डॉटेड लाइन के साथ आप विजिबल करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी वाणी? हेलो, जी आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए वाणी, आवाज़ आ रही है? हेलो, हेलो, Hello. जी बताइए। One second. आप शेयरिंग करिए। Can you see the entire screen, sir? हाँ करिए, शेयरिंग शेयर करिए। मैंने अपनी स्टॉप कर दी शेयरिंग स्क्रीन, करिए। Okay. And also, from this level, I want to go up, and here I want a water tank with some space for seating. Like normally, why do they in most of the designs I noticed that
the water tank level is going to be raised little more than the regular level, and then you have the tank. No, sir. Why do they do that generally? देखिए